हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 7 अगस्त 2021 और 7 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा किया जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया जाएगा और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे, जब भी आप प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देने जाएं तो उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो या फिर जो मैं आपको बताया रहता हूं उसको याद करके लिखने की कोशिश करें। और ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी परीक्षा में बैठेंगे तो ये तथ्य आपको आसानी से याद रह जाते हैं कि जिससे आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो ये तथ्य आसानी से याद रहते हैं और उस परीक्षा में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस देके लौट पाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना चाहिए और कमेंट बॉक्स को चेक करना चाहिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। जब आप चैनल पर जाएंगे तो ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उस सब का पीडीएफ आपको एक साथ आसानी से मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? स्मृति जुबिन ईरानी, धृति बनर्जी, देवांशी वीरेन शाह या फिर मंजू परा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धृति बनर्जी। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये हैं धृति बनर्जी जिनको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको जानना चाहिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दो चार बातें। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना जुलाई 1916 में हुआ था। याद रखना है आपको, जुलाई 1916 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। जब से इसका स्थापना हुआ था तब से अभी तक किसी भी महिला को निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, तो ये पहली बार है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षाओं के उद्देश्य से। प्रश्न दूसरा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने यूपीआई ऑटो पे के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईएएमएआई, डीएससीआई, एनपीसीआई या फिर नेस्कॉम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 2008 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, यानी कि मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्व मोहन महापात्रा और एमडी और सीईओ है दिलीप असबे। दरअसल एनपीसीआई इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी हाल ही में आपको ने सुना होगा ई रूपी नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उसका भी पेरेंट यानी जो उस पूरे ई रूपी को संभालेगी वो थी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसीलिए ये बार बार एनपीसीआई बार बार आ रहा है न्यूज में, तो परीक्षाओं के उद्देश्य से इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। अब चूंकि बात यहाँ पे है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। सीईओ है एनएस कन्नन और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का फाउंडेशन हुआ था यानी स्थापना हुआ था सन 2000 में। आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न तीसरा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रमाण पत्र और कितनी राशि प्रदान की जाती है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या फिर 45 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 25 लाख। दरअसल 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जो किए हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दरअसल मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाने वाले और इन्हीं के समय में भारत ने 3 गोल्ड मेडल ओलंपिक से जीता और उस वक्त हॉकी के मामले में भारत से टकराने वाला कोई भी दुनिया में देश नहीं था। चूंकि 1980 में हमने आखिरी मेडल हॉकी से जीता था और आज है 2021, तो लगभग 41 सालों तक भारत ने कोई मेडल नहीं जीता था ओलंपिक में हॉकी के द्वारा। लेकिन अभी क्या हुआ है, चूंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें पुरुष हॉकी टीम ने
ब्रॉन्ज मेडल लाकर देश को पुनः ये स्थापित कर दिया है कि अब देश में हॉकी की टीम रिवाइवल हो गई है। तो इसी टीम को सम्मानित और इस खेल के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद को सम्मानित करते हुए और इनके 3 गोल्ड मेडल को भी ध्यान में रखते हुए इनके नाम पर खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम रख दिया गया है। याद रखना है आपको। प्रश्न चौथा है, ट्राइफेड ने अपना 34वां वर्षगांठ मनाया, इसकी स्थापना कब की गई? 6 अगस्त 1988, 6 अगस्त 1985, 6 अगस्त 1983 या फिर 6 अगस्त 1987? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6 अगस्त 1987। 6 अगस्त 1987 को ट्राइफेड का स्थापना हुआ था। तो जब 6 अगस्त 2021 हुआ तो इसका टोटल 34वां वर्षगांठ मनाया गया। अब आपको लगेगा ट्राइफेड बोल रहा हूं, तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न 5वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित कल्याण योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना की राज्य सरकार ने दलित कल्याण की योजना शुरू की है। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तेलंगाना को 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। तेलंगाना का राजधानी है हैदराबाद। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अब चूंकि आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को अलग राज्य बनाया गया था, तो अब आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कल ही बात किया था, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। और जैसे कि आपको मैं ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं और उनका नाम कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती है। जिसमें कुर्नूल जुडिशरी कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 6वां है, पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत कितने स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? 3, 4, 5 या फिर 7? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4। यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। अब बात है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल का लोकेशन देख लेते हैं। पॉइंटर ऑन कर रहा हूं, ये देखिए जहां पे पॉइंटर है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से कनेक्टेड भारतीय राज्य है और सिर्फ बांग्लादेश से ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल और बांग्लादेश टोटल 3 देश के साथ कनेक्टेड भारतीय राज्य है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ में ही सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। प्रश्न 7वां है, पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा किसके द्वारा लिखी गई? करमबीर सिंह, सुनील लांबा, मनन भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। दरअसल ये पुस्तक उस घटना को विस्तृत रूप से बताता है जब पाकिस्तान के नापाक इरादों को समर्थित करते हुए पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे सीआरपीएफ के जवानों के बस के ऊपर हमला किया, जिसके वजह से हमारे सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उसी का जब हमने बदला लेने के लिए पाकिस्तान में जो छुपे हुए आतंकवादियों का ठिकाना जब हमने ढूंढ निकाला, तब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर आपने उन दिनों यानी 2019 में बहुत न्यूज में सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें हमने उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया और उनके इरादों को भी। उसी के बारे में यह पुस्तक विस्तृत रूप से जानकारी देती है। प्रश्न 8वां, बीआरओ के द्वारा लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस दर्रे पर बनाई गई है? जो कि देखिए ये जो सड़क है
19,300 फीट पर बनाई गई है, समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर। ऑप्शन देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा, चांगला दर्रा, लनकला, उमलिंगला। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उमलिंगला। उमलिंगला दर्रे पर हमने यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर सड़क बनाई गई है, जो कि समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। बात BRO की है, यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था 7 मई 1960 को। याद रखना है आपको, 7 मई 1960 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अब बात है लद्दाख की, तो लद्दाख के बारे में एक नज़र देख ही लिया जाए। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जिसमें से ये जो पार्ट अभी जहां पे आप मार्कर देख रहे हैं ये है लद्दाख और बाकी बचा हुआ पार्ट जम्मू कश्मीर नामक यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था, तो आपको जवाब देना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर नामक राज्य से अलग करके लद्दाख नामक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। अब बात है लद्दाख की, तो लद्दाख के जैसे कि आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते हैं, उनके जगह पे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और लद्दाख की कैपिटल है लेह तथा कारगिल। दरअसल लेह और कारगिल लद्दाख की ज्वाइंट कैपिटल है, आपको इतना याद रखना है। प्रश्न 9वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित करेंगे? भारतीय ओलंपिक दल को, भारतीय नौसेना को, भारतीय थल सेना को या फिर भारतीय वायुसेना को? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय ओलंपिक दल को। जब हम आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे होंगे तब स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर भारतीय ओलंपिक दल को आमंत्रित कर रहे हैं, याद रखना है। और ये आमंत्रण इसलिए है क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह देश का नाम ऊंचा किया गया है, तो उनके मेहनत और उनके वजह से जो देश का नाम ऊंचा हुआ है उसी को चिन्हित करने के लिए उन्हें विशेष अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया जा रहा है। प्रश्न 10वां है, हाल ही में किस देश ने कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, लग्जमबर्ग या फिर सऊदी अरब? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थाईलैंड। दरअसल थाईलैंड ने जितनी भी कोरल हानिकारक सनस्क्रीन होती है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया। दरअसल थाईलैंड का कहना है सनस्क्रीन की वजह से कोरल की मृत्यु होती है, जिसके वजह से थाईलैंड में कोरल हानिकारक सनस्क्रीन पर बैन लगा दिया गया है। अब आपको जानने की जरूरत है थाईलैंड के बारे में। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयुत चान ओचा, याद रखना है आपको। और ये है थाईलैंड का लोकेशन, ये थाईलैंड है। अब जैसे देख रहे हैं ये नीचे तक ये पूरा थाईलैंड है। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न था टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलिन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। इसके बारे में बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में विस्तृत रूप से जानकारी आंसर के रूप में लिखा था। आप सबसे उम्मीद किया जाता है कि आप लोग इस प्रश्न या फिर जो भी आपसे प्रश्न किया जाए उस प्रश्न से रिलेटेड आप लोग विस्तृत रूप से ही जानकारी लिखा करें। आप ABCD मत लिखें, आप जितना भी जानते हो उस प्रश्न के बारे में उसको जरूर से जरूर शब्द से लिखने की कोशिश करें। देखिए आप लिख देते हैं ना तो उसको आप इतनी आसानी से भूलते नहीं है। जैसे आप जब भी किसी परीक्षा में बैठेंगे ना तो आपको वो सब चीजें आसानी से याद रहता है, जिससे आप परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। याद रखिएगा ये सब चीजें आप ही के भलाई के लिए किया जाता है। नाउ ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। प्रश्न है, हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हुआ, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न? इस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपसे कल मैंने साझा किया था
उसको जरूर से जरूर लिखिए। कोशिश कीजिए, आपको कितना याद है आप खुद में चेक कीजिए। याद नहीं भी आएगा तो एक बार जरूर कि इस प्रश्न के बारे में कितना जानकारी आप ढूंढ सकते हैं उसको जरूर लिखने की कोशिश करें। 2 मिनट का काम है, लेकिन इस 2 मिनट का काम आपको परीक्षा में बहुत बड़ा मदद पहुंचाएगा। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, आपको शेयर करना है फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारी यूट्यूब चैनल को। अगर सेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी सुझाव देना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा लैंग्वेज से रिलेटेड, या मान लीजिए कुछ ज़्यादा स्पीड बोल दिया हूँ या ज़्यादा धीरे बोल दिया हूँ, उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। मैं उस पर अपना जितना भी बेहतर सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।